हम लोगों ने सारे टर्म्स जो हमें यूज में आने वाले हैं वो कंप्लीट कर लिए। कल लास्ट टर्म हमने डोमिनेंट और रिसेसिव देखा था। डोमिनेंट और रिसेसिव की जो डेफिनेशन है उस पर प्लीज ध्यान देना कि दूसरे डिसिमिलर जीन की प्रेजेंस में भी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए वो डोमिनेंट, और जो सिर्फ अपने जैसे के साथ सिमिलर वाले के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स और आते हैं पढ़ने के लिए। एक रहेगा फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप। अभी अपन बेटा सिर्फ टर्म्स पे चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, ये सब एक एक टर्म हुआ। इन टर्म्स को हम लोग आगे जाकर यूज करने वाले हैं, तो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स, मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स एंड ऑल्सो हाउ टू अप्लाई दीज टर्म्स। तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब कि विच इज actually visible trait or character in an organism is called as phenotype, and genotype it represents the genetic contribution of an organism. डेफिनेटली लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी बट मुझे लैंग्वेज बतानी तो है कि फिनोटाइप का मतलब एक्चुअल विजिबल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर कॉल्ड एज फिनोटाइप, एंड व्हाट आर जीनोटाइप्स? तो द जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। अब इसको समझते हैं कि हमने क्या लिखा और क्या बोल रहे हैं। अभी अपन लोग जस्ट नेक्स्ट टॉपिक ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें अपन लोग देखेंगे कि भाई जो प्लांट है वो प्लांट टॉल है या वो प्लांट शॉर्ट है। तो वो प्लांट अपने को टॉल दिख रहा है या शॉर्ट दिख रहा है? दिख रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फिनोटाइप विच इज एक्चुअली विजिबल। अभी सपोज करिए जैसे कल अपन बात कर रहे थे कि भाई ब्लू आ रहा है और ब्लैक आ रहा है, तो जो ब्लैक पार्ट है वो कैसा है? डोमिनेंट है, और जो ब्लू पार्ट है वो रिसेसिव। अब अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है हमारे अंदर जीन्स में, कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो बोले अच्छा आंखों का कलर ब्लैक हो गया। अगर दोनों स्मॉल बी प्रेजेंट है तो आंखों का कलर ब्लू हो गया। लेकिन अगर बी और बी प्रेजेंट है तो क्या ना मैम मिक्स कलर प्रेजेंट है। मिक्स नहीं होता बेटा, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को मिक्स नहीं करते देते। कैपिटल बी का मतलब ब्लैक, स्मॉल बी का मतलब ब्लू। अगर ऐसा हो तो पता चला हर व्यक्ति की आंखें अलग अलग कलर की नजर आ रही है, बोले कलर गेट मिक्स अप, ऐसा नहीं, ब्लैक या ब्लू। तो अब यहाँ ब्लैक और ब्लू हिट्रोजाइगस, अभी मैं लैंग्वेज बताती हूँ, हिट्रोजाइगस एक कंडीशन प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। कैपिटल बी वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जो हमें नजर आ रहा है वो नजर आएगा ब्लैक कलर। तो इस केस में भी आंखें ब्लैक कलर की, इस केस में भी आंखें ब्लैक कलर की, तो बोले फिनोटाइप इज ब्लैक। बट जीनोटाइप, जीन्स कैसे हैं? तो ये दोनों कैपिटल बी है, और इसमें एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। तो एक्चुअल जो जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहलाएगा जीनोटाइप, और जो हमें दिख रहा है वो कहलाएगा फिनोटाइप। जो विजिबल कैरेक्टर्स हैं वो फिनोटाइप, और जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है वो जीनोटाइप। अभी 2-5 मिनट में ये लैंग्वेज और क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी के साथ एक वर्ड और हम कंप्लीट करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन और हिट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस और heterozygous when the gametes are pure for their traits. Again trait मतलब कैरेक्टर। जब जीन्स जो है वो कैसे हैं? प्योर है, कैपिटल बी प्योर है ये। इसमें हर बार आंसर आपको ब्लैक ही मिलना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ब्लू पार्ट कभी आगे जनरेशन में भी मिले। ये हमेशा कैपिटल बी और कैपिटल बी के ही गैमेट्स बनाएंगे।
ऐसे ये वाला स्मॉल बी प्योर फॉर इट्स ट्रेड होमोजाइगस, यानी इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो दोनों गैमेट्स एक जैसे होंगे, स्मॉल बी। Heterozygous, which are impure for their trait, they are one dominant and other recessive gene, जिसके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलग अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट हो उसे बोला जाएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। कभी भी यहाँ पर मिक्सचर वर्ड या मिक्स वर्ड नहीं लिखने का, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बोले ब्लैक कलर की आंखें थी उसमें ब्लू कलर मिक्स हो गया, वी कैन नेवर यूज द वर्ड मिक्स। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम मिक्स वर्ड कभी भी ना लिखें। क्या लिखना है? when there are the condition is impure, that is it has two different genes, one is dominant, another one is recessive, and out of which only dominant can express its own character is called as heterozygous condition। होमो मतलब एक जैसा, प्योर, और हेटेरो मतलब दो अलग अलग तरह के जीन्स का कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ वर्ड्स हमें चाहिए, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, हमारे वर्ड्स पढ़ना खत्म हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वर्क डन बाय ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स is Gregor Mendel, Gregor Mendel, Gregor Mendel। ये मतलब हम पूरा क्रेडिट हेरिडिटी के लिए ग्रेगर मेंडल को देते हैं कि जिन्होंने अपनी बातों को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बट इनके साथ प्रॉब्लम थी कि इन्होंने जब बातें करी तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज करा, यानी ये हर प्लांट की काउंटिंग पर चलते थे। अपने आप को बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ समझाया, लेकिन वही बात कि हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए। इन्होंने प्रूफ मैथ्स के हिसाब से दिया, इसलिए उस वक्त इनकी बातों को थोड़ा कम माना गया। लेटर ऑन दूसरे लोग आए, अभी मैं सब नाम वगैरह नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आपका सिलेबस नहीं है। सूटन आए, बोगरी आए, इन लोगों ने काफी सारी चीजें बहुत अलग अलग तरीके से काम किया और मेंडल की सारी बातों को लेटर ऑन प्रूव किया गया। ठीक है, अपने को ये सब नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ चाहिए कि भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल। ठीक है, 1856 के आसपास इन्होंने पूरा हेरिडिटी वगैरह पे काम करना चालू कर दिया था। 1865 में जाके इन्होंने अपनी पूरी डिटेलिंग बुक्स वगैरह में लिख दी थी, लेकिन इसके बाद में भी इनकी बातों को माना नहीं गया। नियर अबाउट 1865 में इन्होंने अपनी बुक वगैरह में सब कुछ पब्लिश कर दिया, सब कुछ कर दिया। 1885 में उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन इनका काम जो पहचाना गया वो 1900 के बाद पहचानना चालू हुआ। इसमें हम लोग मानते हैं कि हुगो डी व्रीज, वॉन शर्मा और कार्ल करेंस, ये लोग 3 लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेंडल के उस पर काम किया। फिर आगे आगे थियोरीज और ये सब कुछ आना चालू हो गए, बहुत सारा। मेन बात, ग्रेगर मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने किस चीज पर काम किया। इन्होंने सबसे ज्यादा काम जो किया वो किया ऑन पी प्लांट। एक्चुअली थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर पढ़ोगे तो इट इज गार्डन पी। एक होता है स्वीट पी, एक होता है गार्डन पी। तो उन्होंने जो काम किया था वो गार्डन पी के ऊपर किया था। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम है पिजम सटाइवम। प्लीज ध्यान से लिखिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद ये वाला लेटर स्मॉल, और दोनों को दूर दूर लिखकर अंडरलाइन करिए।
अगर आप ये मेथड यूज नहीं करेंगे तो आंसर राइट नहीं माना जाएगा, मार्क्स कट होते हैं। तो ग्रेगर मेंडल is father of genetics. He mainly worked on pea plant. Scientific name या botanical name is Pisum sativum. Pea plant की स्पेशलिटी थी कि it has 7 different visible characters. कुछ चीजें बेटा बुक में है, कुछ चीजें बुक से बाहर जा रही है, ठीक है? तो दोनों तरीके से चलने दीजिए, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो बुराई नहीं है ना। कि दिस हैज 7 डिफरेंट विजिबल कैरेक्टर्स। क्या कैरेक्टर्स थे? पहला था कि जो प्लांट है वो टॉल या शॉर्ट, कैसा भी हो सकता है। तो हमें नजर आता है कि वहां पे टॉल है या हमें नजर आता है कि शॉर्ट है। सीड्स जो है वो राउंड या रिंकल, दो शेप में हमें मिलती है। उसके बाद सीड का कलर या तो येलो या तो ग्रीन, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब हमें आंखों से विजिबली नजर आ रहा है, आंखों से नजर आता है कि सीड या तो राउंड है या रिंकल है, सीड या तो येलो है या तो ग्रीन है। ठीक, फ्लावर का कलर, फ्लावर का जो कलर है या तो वायलेट है या फिर वाइट है। उसके अलावा फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल है, मतलब टॉप पर है, या टर्मिनल है, साइड में। तो टोटल 1 2 3 4 5, दो और बचे। पॉड का शेप, पॉड समझ में आता है, जो मटर है जो अपन लोग लेकर आते हैं वो पॉड कहलाएगा। तो मटर का जो शेप है वो कैसा होगा? फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड। और कलर, पॉड कलर या तो ग्रीन या तो येलो। ये हमारे खाने वाली मटर नहीं है, ये गार्डन पी की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए अपन अभी समझने को ले सकते हैं कि मटर मतलब मटर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि पी का जो प्लांट है टॉल, तो टॉल उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, शॉर्ट उसका रिसेसिव कैरेक्टर। सीड, सीड का शेप या तो राउंड है, अच्छे से बिल्कुल ऐसी बढ़िया सीड दिख रही है, और या फिर सीड जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गए, रिंकल्ड हो गए। तो अब डेफिनेटली ये वाला शेप डोमिनेंट, ये वाला शेप रिसेसिव, क्योंकि इसके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके ग्रो होने के चांसेस कम। तो ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। सीड का कलर या तो येलो या तो ग्रीन, तो येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। ये अपने को चाहिए बेटा, ये सिलेबस में है। टॉल, राउंड, येलो, मैंने बोला कि कुछ है कुछ एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं कि सारा ही एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूं मैं। फ्लावर का कलर, वायलेट कलर के फ्लावर्स डोमिनेंट, व्हाइट कलर के फ्लावर्स रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। पॉड का शेप फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड। अभी अपन ऐसा एग्जांपल हो कि मम्मी ने सब्जी खरीदने भेजा और बोला कि जाओ मटर लेके आओ, तो मटर कैसी लाओगे? पीले कलर की लाओगे, मार पड़ेगी, अच्छे से ग्रीन कलर की देख के लाना। कैसी लाओगे? जो बढ़िया ऐसी बड़ी बड़ी दिख रही हो, फूली हुई, मोटी मोटी दिख रही हो, जिसमें अच्छे दाने हैं, या ऐसी लेके आओगे कि बिल्कुल जो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो चुकी, जिसके ऊपर सल हमें नजर आ रहा है? डेफिनेटली नहीं ना। तो फुल उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टेड उसका रिसेसिव कैरेक्टर, ग्रीन उसका डोमिनेंट कैरेक्टर और येलो उसका रिसेसिव कैरेक्टर। तो पी प्लांट क्यों चूज किया? तो पहली बात तो सबसे मेन बात कि इट हैज 7 डिफरेंट विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हर एक चीज में हम इतना जल्दी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन पी प्लांट के अंदर ये सारी चीजों पर काम किया जा सकता है। सात चीजें हैं जिन पर वो वर्कआउट कर रहे थे।
उसके अलावा पी प्लांट जो है वो आराम से ओपन ग्राउंड में कल्टीवेट किया जा सकता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट इज मच इजियर इन पी प्लांट। तो बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी थी और इसीलिए अपन लोगों ने मेंडल ने, चलो नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे अबाउट द लॉज गिवन बाय मेंडल। मेन लॉज में आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चीजें हम लोग मेंडल के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। उसमें से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनो का मतलब होता है जब हम एक कैरेक्टर, अभी मैंने आपको इसीलिए 7 कैरेक्टर्स बताए कि हम उन 7 में से सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड। और अगर 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके स्टडी कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड। तो उसी हिसाब से मेंडल ने अपने लॉज को नाम दिए थे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले वाला जो लॉ है उसके लिए अकॉर्डिंग टू दिस द ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स which occur in pair। नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है which occurs in pairs and only one pair of such factors can be present in a single gamete। डेफिनेशन तो लिखी हुई है, वो तो कहीं पर भी मिल जाएगी, अपन समझने का काम करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहले अपन लोगों ने प्योर पेरेंट्स अभी आपको समझाया था होमोजाइगस। होमोजाइगस में ये वाला होमोजाइगस डोमिनेंट लिया, ये वाला हम लोगों ने होमोजाइगस रिसेसिव लिया। मतलब एक प्लांट ऐसा है जो प्योर फॉर इट्स ट्रेट है, वो हमेशा टॉल ही ग्रो कर रहा है। दूसरा प्लांट जो है वो कैसा है, प्योर फॉर इट्स ट्रेट, वो शॉर्ट ही ग्रो कर रहा है। तो टीटी और टीटी, ये वाला हमेशा टॉल, ये वाला हमेशा शॉर्ट। अब क्या होगा, अब इनके, ये मैंने बोला कि दीज आर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिया कि अब इन्होंने गैमेट्स का फॉर्मेशन किया। गैमेट आपको बताया था कि ये डिप्लॉयड है, डबल है, हम इसमें सिंगल लेंगे, कैपिटल टी कैपिटल डी, यानी अपने नंबर को आधा कर दो, दैट इज गैमेट। अपन ने बताया था कि क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करना। तो ये जो कैपिटल टी है, इसने 2 गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी, और इस वाले ने भी अपने 2 गैमेट्स बनाए, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन अगर होगा, यहाँ हम लिखेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये आपकी एक लाइन जाएगी। उसके बाद अगली लाइन में आप आंसर लिखेंगे कि ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी कंबाइन करा, या फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, या फिर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, और लास्ट में ये कैपिटल और ये वाला स्मॉल। हमारे पास चारों 4 में कंडीशन कैसे आ गई, नाउ वी हैव F1 जनरेशन, मतलब ये उनकी फर्स्ट जनरेशन हो गई। उस जनरेशन में जो कंडीशन आई है वो आई है हेटेरोजाइगस एंड ऑल ऑफ देम आर टॉल। शांति से समझिए, पहले हम लोगों ने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स आर प्योर फॉर देयर ट्रेट, कैसे, टॉल या शॉर्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले के गैमेट्स बनाए, तो इस कैपिटल टी को मैंने यहाँ लिखा, ये वाला इधर, ऐसे ये इधर, ये इधर। गैमेट हम लोग सर्कल में बना देते हैं जिससे पता चले ये गैमेट्स है, और यहाँ पर लिख भी दिया कि ये गैमेट्स है। अब हम दिखा रहे हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक ये वाला गैमेट, एक ये वाले पेरेंट का गैमेट, दोनों अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट जो है वो फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए वर्ड आया क्रॉस
फर्टिलाइजेशन। अब ऐसे ये वाला और ये वाला और हम लोगों ने क्रॉसिंग पूरे में दिखा दी। अब ये सब जो नए बने हैं इनको नाम दिया F1 जनरेशन। सब में अलग अलग तरह के गैमेट्स आ रहे हैं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, अलग है, इसलिए हमने बोला हेटेरोजाइगस। और सब में कैपिटल है, मतलब सारी की सारी जो F1 जनरेशन होगी वो कैसी होगी, इट विल बी टॉप। अब वापिस से इनके गैमेट बनाए, वापिस यहाँ पे हम गैमेट्स का फॉर्मेशन लिखेंगे। ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, गैमेट बनाने हैं हमें, जो भी गैमेट बन रहे हैं वो बनाइए। ऐसे ही दूसरे वाले का भी, एक का कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो ही लेना है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर दो में ही दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। ये हुआ कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी कैपिटल टी, एक्चुअली कैपिटल पहले लिखते हैं तो स्मॉल कैपिटल की जगह कैपिटल स्मॉल, और फिर लास्ट में ये वाले दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या नजर आया, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, 3 बार कैपिटल आ रहा है, यानी 3 जो है वो टॉल होंगे और एक लास्ट वाला जो है वो ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा। तो फिनोटाइप दिख कैसे रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। 3 जो है वो लंबे होंगे, एक जो है वो छोटा होगा, तो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। अब व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो, इसलिए मैंने आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप समझाया था। जीनोटिपिक रेशियो, ये वाला होमोजाइगस डोमिनेंट, ये वाले दोनों हेटेरोजाइगस, और ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमारे पास रेशियो आया 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो इज 3:1। आंसर बेटा इन जनरल हमारा 3:1 होता है। अगर स्पेशली फिनोटाइप या जीनोटाइप वर्ड दिया है तो आप लिखेंगे 3:1 और 1:2:1, बट इन जनरल आंसर इज 3:1। मोनोहाइब्रिड, एक कैरेक्टर को लेके अगर हम अपना आंसर निकालते हैं तो रेशियो आता है 3:1। इस लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस द ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर से डिसाइड होंगे। इंटरनल फैक्टर गैमेट्स व्हिच अकर्स इन पेयर, है ना, कैसे आते हैं ये हमेशा पेयर में आते हैं, एंड ओनली वन ऑफ सच फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन गैमेट। ये वाले में से सिर्फ एक ही आगे की तरफ जाएगा, दूसरा दूसरे पैरेंट में से आएगा। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कंप्लीट करिए। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड। डाई मतलब दो कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ ले रहे हैं। उसमें बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, क्या कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स अगर एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट। सिंपल सी बात है, जो मैं अभी तक आपको बोलते आ रहा हूँ कि हम कभी भी लैंग्वेज मिक्स वर्ड यूज नहीं करते। वो इसीलिए यूज नहीं करते कि अगर दो कैरेक्टर्स एक साथ आ भी गए तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके रखते हैं। इट मीन्स दैट कि उनकी जो खुद का कैरेक्टर है, जैसे ब्लू आई का होना, जैसे शॉर्ट होना, तो वो कैरेक्टर अभी किसी के साथ मिक्स नहीं कर देंगे। अपन ने अभी फर्स्ट जनरेशन में देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हुआ, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस थे। बट जब नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें मौका मिला
तो स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। जब दो हैं तो ऐसा नहीं कि दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो गए। यहाँ दो, जैसे अपन अभी एग्जांपल लेंगे राउंड एंड रिंकल सीड्स, तो दो कैरेक्टर देखिए पहले कि राउंड एंड रिंकल, येलो एंड ग्रीन, दो कैरेक्टर। या तो सीड कैसी हो सकती है, राउंड और उसी का कलर येलो, तो बोले डोमिनेंट है दोनों कैरेक्टर। क्यों? राउंड के साथ में ग्रीन भी तो हो सकता है, या रिंकल के साथ में येलो कलर की सीड, या रिंकल के साथ में ग्रीन कलर की सीड। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। दो कैरेक्टर एक साथ अगर स्टडी करोगे तो भी हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके रखता है। यानी राउंड के साथ येलो ही हो ये जरूरी नहीं, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। ऐसे ही रिंकल के साथ ग्रीन ही हो, मतलब अपने दिमाग में क्या आ जाता है कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, रिसेसिव के साथ रिसेसिव। तो ऐसा नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। वो हमेशा अपने आप को अलग अलग करके रखते हैं और कभी भी किसी भी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट अस सी क्या बोल रहे हैं अपन, कंफ्यूजन हो सकता है। अपन ने अभी पहले जैसे हमेशा अपन क्या लेते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो पहले अपन लोगों ने जो कैरेक्टर्स लिए, अब ये 4-4 वाला हो जाएगा, राउंड और उसके साथ येलो लिखवाया मैंने आपको कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो राउंड और येलो। ऐसे ही रिंकल और ग्रीन। बेटा ग्रीन के लिए जी यूज नहीं होगा, जो हम यहाँ कैपिटल में यूज कर रहे हैं उसी का हम स्मॉल लेटर यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, अब अपन इनके गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट बनाने पर ये 4 है, 4 के गैमेट हो गए आर वाई, दो दो गैमेट हो गए, दो कैरेक्टर एक जगह पर, दो कैरेक्टर एक जगह पर, गैमेट ऐसे बना। ऐसे ये वाला हो गया आर वाई, गैमेट का मतलब हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो 4 के टर्म्स में कर रहे हैं, तो गैमेट में हमें दो लेने। ठीक, ये आपके लिखने के लिए पेरेंट्स, ये वाले उनके गैमेट्स। उसके बाद में क्रॉस आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला और सेकेंड वाला अगेन कैपिटल स्मॉल, सेम आंसर आएगा क्योंकि ये सब कुछ सेम जैसे चल रहा है, आर वाई। ऐसे ये और ये कैपिटल स्मॉल। ये कहलाएगी हमारी F1 जनरेशन। यहाँ पर सेम हमें लिखना है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब F1 जनरेशन के गैमेट्स बनाएंगे। प्लीज यहाँ से ध्यान से समझिएगा। एक पैरेंट हमने लिया, मैं अभी यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, आर वाई, और ये वाला भी कैपिटल स्मॉल। कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं, कितने गैमेट्स हो सकते हैं? पहला गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा ऑप्शन कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई, थर्ड ऑप्शन स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई, एंड फोर्थ ऑप्शन स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई। तो ये वाले पार्ट में हमारे पास में 4 गैमेट्स के ऑप्शन हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अपने पास 4 ऑप्शन है। यहाँ वाले को भी देखेंगे तो सेम 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों तरफ हमने बता दिया कि हमारे पास 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इन 4 गैमेट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ड्रॉ करेंगे पुन्नेट स्क्वायर।
आप में से किसी को लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स में है लिखा हुआ। अब अपन इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। ये पूरे को सॉल्व करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, उन पॉसिबिलिटीज को लेने के लिए ये वाले जो 4 गैमेट्स है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और दूसरे वाले जो ये 4 गैमेट्स हैं वो हम यहाँ ले रहे हैं। आपको मेरा कैपिटल और स्मॉल बराबर नजर आ रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आप लोग भी जब लिखें तो इतना ही क्लियरली लिखना, टीचर्स को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। तो थोड़ा सा शेप ही ऐसा ले लेने का कि अलग अलग नजर आ जाए। फाइन। ये एक पैरेंट के ऑप्शन 4 गैमेट्स, ये दूसरे पैरेंट के ऑप्शन 4 गैमेट्स, ये सब ऑप्शंस है। अब कौन सा गैमेट किससे फ्यूज कर सकता है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ये वाला गैमेट इससे फ्यूज हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा ऑप्शन कैपिटल 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 स्मॉल। आप लोग भी साथ में अपना करिए, पता चलेगा आपको। कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, उसके बाद कैपिटल ये वाला स्मॉल, ये वाला वाई कैपिटल, ये वाला स्मॉल। लिखने का तरीका बेटा ऐसा ही रहेगा कि पहले डोमिनेट उसके बाद रिसर्सर। दूसरा ऑप्शन ये गैमेट के पास भी 4 ऑप्शन है, कैपिटल 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 स्मॉल, उसके बाद कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, प्रोबेबिलिटी सारी। उसके बाद ये वाला इधर कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, नेक्स्ट कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, थर्ड स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, फोर्थ स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ये हो गए। अब लास्ट वन कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, अगेन दिस वन कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, नेक्स्ट स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, लास्ट ये वाला और लास्ट वाला स्मॉल 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 स्मॉल। ये जो पूरा हमने बनाया दिस इज कॉल्ड एज पुन्नेट स्क्वायर। अब अपना डाइहाइब्रिड रेशियो क्या आता है वो चलते हैं। हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटीज हमने ली है। कौन सी प्रोबेबिलिटीज? राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। ये जो 4 है ये 4 पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है। अब देखते हैं कि ये जो भी प्लांट्स हैं इनमें से कितने प्लांट्स हैं जो राउंड भी हैं और येलो भी हैं। मतलब किनके पास कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई 3, 4, 5, यहाँ कैपिटल नहीं है, ये वाले में है 6, इसमें कैपिटल नहीं है, यहाँ पर है 7, 8। अब यहाँ y कैपिटल है बट r नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है दिस इज 9, आगे नहीं है नहीं है नहीं है, तो हमारे पास आंसर आया 9। अगला कैपिटल R और स्मॉल y।
यानी राउंड और ग्रीन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, आगे चलो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ये रहा ऑप्शन 3। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी रिंकल्ड एंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 और स्मॉल आर कैपिटल वाई 3। यहां पर भी आंसर आ गया 3। और लास्ट वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक ही बचा है। सो द डायहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1। 9 प्लांट्स ऐसे होंगे जो भी उन्होंने लिए हो, उसमें से टोटल 9 टाइम्स क्या आंसर आएगा कि राउंड और येलो है। दूसरा ऑप्शन आएगा कि राउंड और ग्रीन है, ऐसे 3 होंगे। उसके बाद में मतलब अगर 16 का डिवीजन कर रहे हैं हम, तो उन्होंने 1000 से ऊपर प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके हर बार आंसर निकाला है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स यूज किया, एक पुनेट स्क्वायर यूज किया और हर बार उन्होंने ये कैलकुलेशंस करे, तो उनका जो भी पार्ट था वो कैलकुलेटेड था। थर्ड बोले रिंकल्ड और येलो रेशियो में से 3 और लास्ट रिंकल्ड और ग्रीन ओनली 1। So this is your dihybrid ratio. Monohybrid is 3:1 and dihybrid is 9:3:3:1.